नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना पराया। देवेंद्र जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। इतनी निर्दयता से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। बच्चे प्यार से समझते हैं, मारपीट से नहीं। प्यार रूपी नकेल से शैतान बच्चे को भी ठीक किया जा सकता है। बच्चे तो फूल के समान होते हैं। अच्छी परवरिश से ही उनका उचित एवं संतुलित विकास हो पाता है। डॉक्टर गजेंद्र ने विवेक को देखकर थोड़ा क्रोध से कहा, क्या मैं अनाड़ी और बेवकूफ हूं जो बेवजह ही विवेक को मारता हूं? पहले तो समझाने का ही प्रयत्न किया था। जो भी आता है उपदेश देकर चला जाता है। देवेंद्र मन ही मन बुदबुदा रहा था। डॉक्टर गजेंद्र मरहम पट्टी कर दवा देकर चले गए थे। देवेंद्र ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह मन ही मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था, किंतु डॉक्टर की धिक्कार से उसके अहंकार को ठेस लगी थी। सच तो यह था कि उसमें सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। उसने कहीं पढ़ा था कि सब कुछ होते हुए भी चोरी करना एक मनोरोग होता है। तभी बड़े बड़े अमीर लोग भी डिपार्टमेंटल स्टोर से यह समझकर मनपसंद सामान उठाते पाए जाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब स्टोर में लगे वीडियो कैमरे द्वारा उनकी चोरी पकड़ी जाती है, तब वह उसका विरोध करते फिरते हैं। कहीं विवेक भी तो इसी मनोरोग का शिकार नहीं हो गया? उसे मारने से पहले किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए था, किंतु प्रीति की बातों से उसे अचानक ही इतना क्रोध आ गया कि वह स्वयं को काबू में नहीं रख सका। डोरबेल की आवाज सुनकर नीतिका ने दरवाजा खोला। सामने जेठ गणेश तथा जेठानी अनीता को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं काम करके आता हूँ। वैसे भी इस समय देवेंद्र और विवेक तो घर में होंगे नहीं। गणेश ने नीतिका के चेहरे के उतार चढ़ाव की ओर ध्यान दिए बिना ही कहा। नीतिका, कौन है? अंदर से देवेंद्र ने पूछा। देवेंद्र आज ऑफिस नहीं गया था? देवेंद्र की आवाज सुनकर गणेश पूछते हुए कमरे में चले गए। अनीता और नीतिका भी उनके पीछे आ गई। देवेंद्र को कमरे में बैठा और विवेक को लेटा देखकर अनीता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ विवेक को? देवेंद्र भी उनको देखकर चौंक गया। उसने उठकर चरण स्पर्श तो कर लिए, लेकिन एकाएक समझ में नहीं आया कि उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे। इसे तो तेज बुखार है, अनीता ने विवेक का माथा छूते हुए कहा। तभी उसकी निगाह उसके गाल पर पड़े निशान पर गई तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, अरे, इसके गाल पर यह नीला निशान कैसे पड़ गया? मुझे माफ कर दीजिए पापा, अब मैं कभी। विवेक प्यार भरा स्पर्श पाकर धीरे धीरे बुदबुदाने लगा था। ओह, तुमने विवेक पर हाथ उठाया, और वह भी इतनी बुरी तरह से? मैंने आज तक अपने बच्चों को नहीं मारा, और तुमने इस बेचारे मासूम को इतना मारा कि नीला निशान पड़ गया। अनीता ने लगभग चीखते हुए कहा। मैंने इन्हें कितना मना किया था कि हम अपना बच्चा स्वयं पालेंगे, किसी को गोद नहीं देंगे, लेकिन देख लिया ना गोद देने का नतीजा। भला कोई अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह मार सकता है? भाभी, इसने चोरी की थी। इसकी इस बुरी आदत को देखकर मैं स्वयं पर काबू ना रख सका और मेरा हाथ उठ गया, अपराधी भाव से देवेंद्र ने कहा। शर्म करो देवर जी, मारकर पहले तो गलती की, अब चोरी का इल्जाम लगाकर दूसरी गलती कर रहे हो। देवर जी, क्या तुम्हें मेरा बच्चा चोर नजर आता है? और यदि इसने गलती से कुछ चुरा भी लिया तो कौन सा तुम्हारा खजाना खाली हो गया जो तुमने मार मार कर इसकी यह हालत बना दी? अनीता रोते रोते बोल रही थी। भाभी, मुझे भी इस बात का अफसोस है, देवेंद्र ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा। अफसोस है? कहने से तो इसकी चोटें ठीक नहीं हो जाएंगी। अब मैं तुम्हारे जैसे बेरहम के पास इसे नहीं छोड़ सकती। मैं आज ही इसे लेकर जा रही हूँ।
अनीता ने एक तरफा निर्णय सुना दिया और गणेश ने भी मौन स्वीकृति दे दी। देवेंद्र और नीतिका उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, आश्वासन दिया कि अब वे ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनकी छोटी सी दुनिया का वही चांद और सूरज है, उसके बिना उनके जीवन में अंधेरा हो जाएगा। वे कैसे जीवित रह पाएंगे? पर उन दोनों ने उनकी एक ना सुनी और उसी समय विवेक को लेकर चले गए। उनकी सारी खुशियां, उमंगें विवेक के चले जाने से खत्म हो गईं। नीतिका ने पूरी रात रोते रोते बिता दी और देवेंद्र ने चलते हुए सीलिंग फैन को देखकर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना प्यार देने के बाद भी उससे चूक कहाँ हो गई। वह विवेक को बेहद चाहता था, उसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता था। वह जो मांगता उसे लाकर देता था, किंतु फिर भी उसे चोरी की आदत पता नहीं कहाँ से पड़ गई थी। नीतिका ने उसे एक नहीं कई बार कहा था कि वह हमेशा गिनकर रुपए पर्स में रखती है, किंतु हर बार कम हो जाते हैं। शायद उसके पूछने का उद्देश्य यह रहता था कि कहीं उसने तो नहीं निकाले, लेकिन वह बात की तह में जाए बिना यह कहकर उसे चुप करा देता था कि तुम्हें भी ध्यान नहीं रहता कितना, कहाँ, वह कब खर्च किया है। किंतु उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि रुपए कम होने की वजह विवेक भी हो सकता है। इस बार तो विवेक ने हद ही कर दी। पड़ोसी दीपेश के यहाँ से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार उठा लाया और पूछने पर बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा कि यह कार प्रीति ने उसे गिफ्ट में दी है। प्रीति और विवेक दोनों साथ ही पढ़ते थे, साथ साथ ही स्कूल जाते और खेलते थे। कल वह विवेक से कोई कॉपी मांगने आई थी। विवेक कॉपी लेने कमरे में गया तो पीछे पीछे वह भी चली गई। अलमारी से कॉपी निकालते समय अलमारी में रखी कार पर प्रीति की नजर पड़ गई और वह कह उठी, अरे यह तो मेरी कार है, यह यहाँ कैसे आई? विवेक, तुम मेरे घर आकर इससे खेल रहे थे, लगता है तुम इसे चुराकर लाए हो। यह कार तुमने इसे गिफ्ट में दी थी, है ना? विवेक के कुछ कहने से पहले ही देवेंद्र बोला, जो किसी काम से उस कमरे में आया था। यह कार तो मेरे अंकल अमेरिका से लाए थे, मैं इसे क्यों गिफ्ट में देती? यह मेरी कार है, लगता है अंकल विवेक इसे चुराकर लाया है। कहती हुई प्रीति वहां से चली गई। चुराकर लाना और ऊपर से झूठ बोलना। देवेंद्र अपने आपे से बाहर हो गया। बौखलाकर उसने पास रखी छड़ी उठा ली और तब तक मारता गया जब तक कि वह थक नहीं गया। पता नहीं कौन सा शैतान उसके ऊपर सवार हो गया था कि तब उसे माफी मांगते हुए विवेक का स्वर उसे ना तो सुनाई दे रहा था और ना ही विवेक को बचाने का प्रयास करती नीतिका की मनुहार। उसे बस यही याद था कि प्रीति कह रही है, अंकल यह तो मेरी कार है, लगता है विवेक इसे चुराकर लाया है। गुस्सा शांत होने पर उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ था। तब उसे महसूस हुआ कि इतना मारने से पहले उसे समझाना चाहिए था, पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत कि मन स्थिति के साथ वह विवेक को गोद में लेकर असहाय बिलखते हुए बोला, सॉरी बेटा, आज मैंने तुझे बहुत मारा, पता नहीं मैं इतना निर्दयी कैसे बन गया। मारकर अब क्षमा मांगने से क्या फायदा? क्या क्षमा मांगने से उसके शरीर और मन पर पड़े जख्म ठीक हो जाएंगे? नीतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, यह ठीक है कि उसने विवेक को निर्दयता से मारा, उसके हाथों से अपराध हुआ था, लेकिन विवेक का अपराध भी तो कम नहीं था। क्या किसी के घर से कोई चीज उठा लाना और झूठ बोलना सही है? क्या बच्चे की गलती के लिए सजा देना गलत है? वह समझ नहीं पा रहा था कि भाई साहब, भाभी जी विवेक को अपने साथ क्यों ले गए। विवेक आज अगर उसका अपना बेटा होता तब भी क्या वे दोनों उसे इसी तरह दोषी ठहराकर बच्चा लेकर चले जाते? क्या बच्चे की गलती पर माता पिता को मानने का हक नहीं रहता है? मन में कई प्रश्न नागफनी के कांटों की तरह चुभकर उसे घायल कर रहे थे, पर
पर उनमें से किसी का भी उत्तर उसके पास नहीं था। काल का चक्र कभी भी नहीं रुकता। आंधी आए या तूफान, चाहे महाप्रलय से जीवन ही क्यों ना नष्ट हो जाए, सूरज अपनी उसी गति के साथ निकलता है और मानव सूर्योदय की नई किरण के साथ जीवन की अंधेरी रात से उबरने की कोशिश करने लगता है। शायद यही देवेंद्र के साथ हुआ। भयानक अंधेरी रात से उबरने की कोशिश में दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए कपड़े प्रेस करने लगा तो मुंह से निकल गया, विवेक अपनी शर्ट और पैंट भी ले आओ, उसे भी प्रेस कर दूं। पर विवेक कहाँ था जो उसे उत्तर देता। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। नाश्ते के लिए बैठा तो विवेक की खाली कुर्सी देखकर मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी और वह पराठे का तोड़ा हुआ टुकड़ा वापस थाली में रखकर उठ गया। आपने कुछ खाया नहीं? नीतिका देवेंद्र की मन स्थिति को समझते हुए भी पूछ बैठी। नहीं, इच्छा नहीं है। नीतिका क्या कहती? वह भी तो उसी आग में जल रही थी। स्कूटर स्टार्ट करके पीछे देखा तो सिर्फ नीतिका खड़ी थी, विवेक नहीं था जो कहता, पापा ठहरिए, मैं अभी आया, जूते की लेस बांध रहा हूं। भारी मन से देवेंद्र ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से लौटने पर देवेंद्र सीधे आकर लेट गया। नीतिका के पूछने पर बोला, सिर में दर्द है। दर्द क्यों ना होगा, इतना सोचते क्यों हो? यह क्यों नहीं सोच लेते कि विवेक कभी इस घर में आया ही नहीं था? नीतिका सिर में बाम लगाती हुई बोली। कैसे सोच लूं नीतिका, उसकी खुशबू इस घर के कोने कोने में बसी है। इस घर की प्रत्येक वस्तु पर उसका स्पर्श है। वह 1 हफ्ते का था जब हम उसे लेकर आए थे। तुमने कहा था कि किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो, मैं भी शायद तैयार हो जाता, किंतु तभी पता चला कि अनीता भाभी मां बनने वाली हैं और वह नहीं चाहती कि यह बच्चा संसार में आए। तब हमने कहा था कि आप अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए इस बच्चे को जन्म दें। हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह लड़का है या लड़की। उस समय मन में यही आया था कि जब अपना है तो पराये पर अपनी ममता क्यों उड़ेलें, लेकिन अब लगता है कि वह तो स्वप्न था जो हम पिछले 8 वर्षों से देख रहे थे। हम यह भूल गए थे कि विवेक हमारा बेटा नहीं है। हमें उसे सिर्फ प्यार करने का अधिकार है, मारने का नहीं। काश तुम्हारी बात मानकर हम किसी अनाथ बच्चे को अपना लेते तो एक अनाथ बच्चे की परवरिश कर समाज सेवा को कुछ योगदान ही देते। नीतिका देवेंद्र को क्या कहकर दिलासा देती? वह स्वयं अपनी नजरों में अपराधनी थी। उस जैसी स्त्री को शायद जीने का कोई अधिकार नहीं है। वह स्वयं भी बच्चे के प्यार के लिए तरसती है और अपने पति को भी पिता का सम्मान और अधिकार नहीं दे पाती। वह तो भाग्यशाली थी जिसे देवेंद्र जैसा पति मिला, जिसने कभी उसकी इस कमी की ओर इशारा नहीं किया। दिन बीतते गए। देवेंद्र कुछ ही दिनों में बूढ़ा नजर आने लगा था। दुख और क्षोभ से मानो उसकी कमर ही झुक गई थी। एक दिन ऑफिस से आकर देवेंद्र ने स्कूटर खड़ा ही किया था कि विवेक दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा देखिए हम आ गए। उसकी आंखों में उसके लिए असीम प्रेम नजर आ रहा था। अरे विवेक, तू अचानक कैसे आ गया? देवेंद्र ने उससे गोदी में उठाकर बेतहासा चूमते हुए कहा। बड़े पापा के साथ आया हूं, विवेक ने मासूमियत से उत्तर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। देवेंद्र अंदर गया। उसकी नजर नीतिका पर पड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विवेक को गोद से उतारकर उसने भाई गणेश के पैर छुए और पूछा, भैया भाभी नहीं आई? देवेंद्र, अनीता नहीं आई। वास्तव में वह शर्मिंदा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे तुम दोनों से माफी मांगे। भैया, भाभी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वास्तव में मुझे इतना नहीं मानना चाहिए था। अपराध बोध से ग्रस्त देवेंद्र फिर कह उठा,
जो हो गया उसे एक काली अंधेरी रात समझकर भूल जाओ और संभालो अपनी अमानत, जिसने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। यहाँ से जाने के दूसरे दिन से ही विवेक कहने लगा कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमने इससे कहा कि हम तुम्हारा यहीं दाखिला करवा देते हैं, तुम यहाँ हमारे पास रहकर पढ़ना, सोनू और मोनू के साथ रहना। तब यह बोला, मुझे अपने घर जाना है, वहीं रहकर पढ़ना है। जब हमने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मारते हैं, तब यह चिढ़कर बोला, मारते हैं तो क्या हुआ, प्यार भी तो करते हैं। कल तो इसने हद ही कर दी, सुबह से खाना पीना छोड़कर तुम्हारे पास आने के लिए जिद करने लगा और मुझे इसे लेकर आना ही पड़ा। मुझे क्षमा करना भाई, अब यह तुम्हारी अमानत है, तुम जैसे चाहो इसे रखो, हम कभी दखल नहीं देंगे। गणेश भाई साहब ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा। विवेक अभी तक देवेंद्र का हाथ पकड़े उसकी ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे माफ कर दो पापा। देवेंद्र ने उसे एक बार फिर से गोद में उठा लिया तथा बेतहाशा प्यार करने लगा। इस अनोखे मिलन को देखकर नीतिका की आंखों से आंसू की अविरल धारा फूट पड़ी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर उसके घर आंगन में सावन की रिमझिम बौछार होने लगी है, दोबारा उसके बाग में चिड़िया चहचहाने लगी है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।